हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई आधुनिक कविताओं में कविता शासन की बंदूक, जो कि लिखा है नागार्जुन जी ने। इस कविता को हम पूरा पढ़ेंगे और इसके अर्थ को देखेंगे। इसके पीछे क्या कारण रहे हैं कि नागार्जुन जी इस कविता को लिखने के लिए मजबूर हो गए, उन्होंने इस कविता को लिखा है, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य रहा, ये सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम नागार्जुन की थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं, उनकी रचनाओं को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जा रहा तो आपको किसी भी राइटर की रचना को देखने से पहले उसके जीवन से संबंधित इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको देख लेना चाहिए। नागार्जुन का जीवन परिचय देखते हैं हम। नागार्जुन के जीवन परिचय में सबसे पहले है कि उनका जन्म 11 जून 1911 को बिहार में हुआ है। बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी गांव में हुआ है। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, तो इनका जो मूल नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन कैसे पढ़ा ये भी अभी हम आगे देखेंगे। आगे क्या है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उनका नाम नागार्जुन हो गया। नागार्जुन के बाद उनके लेखक मित्र और उनके अन्य मित्र पारिवारिक सदस्यों के द्वारा उन्हें एक नाम और दिया गया, जो नाम है बाबा। इसके बाद है नागार्जुन ने किन किन भाषाओं में रचनाएं की, तो नागार्जुन ने हिंदी में, मैथिली में, संस्कृत में और बंगला भाषाओं में रचनाएं की है। देखिए, चार भाषाओं के ज्ञाता होना कोई आम बात नहीं होती है। अभी आप देख रहे होंगे कि हिंदी आप जानते हैं अगर, तो आपको इंग्लिश जानने में ही बहुत असुविधा होती है। उसमें आपको साहित्य लिखना आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन इन्होंने चार भाषाओं में रचनाएं की है, हिंदी में, मैथिली में, संस्कृत में, बांग्ला में। इसके बाद है नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की, जो इनकी मूल भाषा थी, जो इनका जहाँ इनका जन्म स्थान था, जो वहाँ की भाषा थी वो मैथिली थी। तो वहाँ की रचना इन्होंने किस नाम से किया, यात्री उपनाम से किया है। और इन्होंने जयदेव के गीत गोविंद का भी भावानुवाद 1948 ईस्वी में किया है। जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद। नागार्जुन को 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है उनकी मैथिली रचना पत्रहीन नग्नगाछ के लिए। और पत्रहीन नग्नगाछ में 52 कविताएं सम्मिलित हैं। 52 कविताएं पत्रहीन नग्नगाछ में सम्मिलित हैं और इसे 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है नागार्जुन जी को। नागार्जुन जी की जो मूल रचनाएं हैं उसे हम देख लेते हैं, जो उनकी रचनाएं हैं। तो काव्य संग्रह क्या क्या है। सबसे पहले जो काव्य संग्रह है युगधारा, जो कि 1953 की है। 1953 ईस्वी में युगधारा प्रकाशित हुई। इसके बाद है सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी में। इसके बाद प्यासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी में। तालाब की मछलियाँ 1975 ईस्वी में। और खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980 ईस्वी में। इसके बाद है तुमने कहा था काव्य संग्रह, तुमने कहा था 1980 ईस्वी में। हजार हजार बाहों वाली 1981 ईस्वी में। पुरानी जूतियों का कोरस 1983 ईस्वी में। रत्नगर्भ 1984 ईस्वी में। इसके बाद है ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या 1985 ईस्वी में। आगे है आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986 ईस्वी में। इस गुब्बारे की छाया में 1990 में। इसके बाद है भूल जाओ पुराने सपने 1994 में। अपने खेत में 1997 में। तो ये इनकी काव्य संग्रह है। आगे है इनके खंड काव्य। इनके 3 खंड काव्य हैं। सबसे पहला है भस्मांकुर 1970 में, गीत गोविंद 1979 ईस्वी में, मेघदूत 1955 ईस्वी में। तो खंड काव्य हो गए भस्मांकुर, गीत गोविंद और मेघदूत। इसके बाद है उपन्यास। इनके उपन्यास भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो उपन्यासों में क्या है, सबसे पहला है रतिनाथ की चाची 48 ईस्वी में, 1948 में। बलचनमा 1952 ईस्वी में। नए पौध 1953 ईस्वी में। बाबा बटेश्वर नाथ 1954 ईस्वी में। वरुणा के बेटे 1957 ईस्वी में। इसके बाद है दुख मोचन। वरुणा के बेटों को क्या हुआ, दुख मोचन, तो 1957 ईस्वी में। कुंभीपाक 1960 ईस्वी में। हीरक जयंती या अभिनंदन 1962 ईस्वी में। उग्रतारा 1963 ईस्वी में। जमनिया का बाबा उपन्यास या
डमरतिया 1968 ईस्वी में। इसके बाद है पारो, जो कि इनका मैथिली उपन्यास है, 1975 ईस्वी में। इसके बाद है गरीब दास 1979 ईस्वी में। तो ये उनके उपन्यास हैं। इसके बाद इन्होंने संस्मरण जो लिखा है वो है मैं सो रहा हूँ 1 घंटा आईने के सामने। मैं सो रहा हूँ 1 घंटा आईने के सामने, ये तीनों संस्मरण हैं। और ये सभी जो इनकी रचनाएं हैं वो नागार्जुन की जो संकलन है वो नागार्जुन रचनावली के नाम से है, जो कि 7 भागों में विभक्त है और इसी में इनकी समस्त रचनाएं सभी संकलित हैं। तो अगर इसमें जो भी अभी रचनाओं की बात हुई, जो भी रचनाएं हमने देखा, अगर इसमें कुछ क्वेश्चन अगर कुछ गलत हो या कोई रचना का नाम में कोई मिस्टेक हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको कोई मिस्टेक समझ आती है, पकड़ में आती है, तो उसे आप अगर कमेंट में लिखेंगे तो उसे हम कमेंट को पिन कर देंगे, जिससे सभी को ज्ञात हो जाए वो चीज़ें, अगर कोई गलती रही हो तो। क्योंकि गलतियाँ होना आपको पता है मानवीय गुण है, इसमें कुछ कोई विशेष चीज़ नहीं होती है, सभी से गलतियाँ हो जाती हैं। शासन की बंदूक कविता हम पढ़ने वाले हैं और नागार्जुन के कविता संग्रह युगधारा से ये कविता ली गई है। इसका प्रकाशन वर्ष 1966 ईस्वी में है। शासन की बंदूक जो कविता है वो दोहे में लिखी गई है, दोहे छंद में लिखी गई कविता है। इसमें शासन की बंदूक में टोटल 5 दोहे हैं। आपको सिर्फ 5 दोहे, बहुत छोटी सी कविता, इसे छोटी कविता की संज्ञा दी जा सकती है। बहुत छोटी सी कविता है ये और 1966 में लिखी गई है। जो कि इसकी जो छाया चित्र आपको देखने को मिलेगा वो जब उस टाइम 1975 से 77 के बीच आपातकाल की घोषणा हुई थी, इसकी पूरी छाया चित्र उस समय आपको देखने को मिल जाएगी। उस समय की स्थितियाँ इससे, इस कविता से एकदम मेल खाती हुई दिखाई देती हैं। तो ये चीज़ें हैं। आगे हम इस कविता को देखते हैं कि कविता में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। तो शासन की बंदूक कविता में सबसे पहले स्टार्टिंग होती है कि खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। तो नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कंकाल है मनुष्य का, जब मनुष्य मर जाता है, कोई भी जानवर जो भी जिनकी संरचना हड्डियों से हुई है, जब उनके हाड़ मांस समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या बचता है उनके शरीर में? जो हड्डियों का ढांचा होता है उसे ही हम कंकाल कहते हैं। और जब आपके शरीर में हाड़ मांस ब्लड ये सब कुछ नहीं रहता है, तब बताइए आपके शरीर जो आपके हड्डी हैं, जो कंकाल हैं, क्या वो खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते। लेकिन कविता में नागार्जुन जी ने क्या कहा कि खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हूक। यानी जो ये कंकाल है उसकी जो आह है वो कैसे खड़ी हो गई? मजबूती के साथ खड़ी हो गई। यानी जो चीज़ नहीं हो सकती उसकी भी कल्पना कवि के द्वारा की जा रही है कि अगर आप देखेंगे तो इसका जो अर्थ है वो बहुत गहराई से छुपा हुआ है कि जो शासन, ये पूरी जो शासन की बंदूक है ये वास्तव में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है कविता। कंकालों की हुक का जो संदर्भ लिया गया है वो जनता से लिया गया है। यहाँ पर जनता से उसका तुलना की गई है, जनता से ली गई है कि जो निरीह जनता है, जो जिसके हाथ में कोई शासन व्यवस्था नहीं है, वो क्या है? निर्बल है, असहाय है, लेकिन वो मजबूती के साथ खड़ी हो रही है। यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक। यानी जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कोई जोर नहीं है, जिसके पास कोई ताकत नहीं है, वह भी खड़ी हो रही है। और क्या है? नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। लेकिन आकाश में क्या खड़ी हुई है? आकाश में है शासन की बंदूक। यानी जो सत्ताधारी लोग हैं उनके नियम कानून, उनकी अपनी मनमौजी, उनकी अपनी रूल रेगुलेशन, उनकी अपनी बर्बरता, तो उनकी क्या संज्ञा दी गई है नागार्जुन के द्वारा? शासन की बंदूक कहा गया उसे कि नभ में विपुल विराट सी, यानी आकाश में बहुत बड़ी सी एक शासन व्यवस्था है। शासन की बंदूक यानी सत्ताधारी लोग बैठे हैं जो कि सत्ता को संभाल रहे हैं, उनके पास जो पावर है उसे ही बंदूक की संज्ञा दे दी गई कि नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक।
इसके बाद है कि उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक। और आगे कहा जा रहा है नागार्जुन जी के द्वारा कि उस हिटलरी गुमान पर, यानी जो सत्ता जो आकाश में जो सबसे ऊंचाई पर हमें दिखाई दे रही है शासन के बंदूक के तौर पर, उस पर सभी जो आम जनता है और जो थोड़ा जानकार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, थूक रहे हैं। और थूक रहे हैं तो क्या हो गया कि जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, यानी अब क्या हो गया, शासन की बंदूक कानी हो गई। कानी का अर्थ ये हो गया जिसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। जब आपके पास आँख है तो आपके पास संसार की सभी चीज़ें दिखाई दे रही, लोगों का सुख दुख दिखाई दे रहा है, लोगों की पीड़ा दिखाई दे रही है। लेकिन जब अगर आपके पास आँखें नहीं हैं, जो व्यक्ति काना है उसे कैसे कोई चीज़ दिखाई देगी, कोई चीज़ नहीं दिखाई देगी। तो इसीलिए सत्ताधारी जो लोग हैं, जो उस समय की सत्ता जिनके हाथों में है, उनके ऊपर नागार्जुन जी कह रहे हैं कि जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। आगे है कि बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने बिनोबा मूक, धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। तो आगे कह रहे हैं पहले तो लोग बधिर थे ही, यानी पहले जो सत्ताधारी थे, जिनके हाथ में सत्ता थी, जिन्हें सुनना चाहिए, जिन्हें देश को संवारना चाहिए, जिन्हें देश के गरीब निरीह लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी समस्या को सुनना चाहिए, पहले तो वो लोग थे ही कि बहरे तो थे ही, बधिर तो थे ही कि उनको कुछ नहीं सुनाई पड़ता था। परंतु अब जो सिचुएशन चल रही है, जिस समय इन्होंने कविता लिखी है 1966 ईस्वी में, तो उस समय जो सिचुएशन चल रही है उसमें क्या हो गई, पहले की अपेक्षा भी अब 10 गुना बधिरता बढ़ गई। यानी जो कुछ सुना जा रहा था अब तो वो भी नहीं सुना जा रहा, अब 10 गुना आगे निरीह जनता जो है वो कष्ट में जा रही है और जो बर्बरता है वो 10 गुना बढ़ रही है। और बने बिनोबा मूक, इसका मतलब क्या है कि जो बिनोबा जी थे, बिनोबा भावे, जो कि उस समय के सरकारी संत थे, जिनका योगदान काफ़ी जगहों पर था, जैसे कि भूदान आंदोलन, किसान आंदोलन, जो कि जनता के प्रतिनिधि थे, वह भी मूक हो गए, यानी वह भी कुछ नहीं कह रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ नहीं वो भी कह पा रहे हैं। तो आगे क्या हो रहा है कि धन्य वह, यानी इस पर व्यंग कस रहे हैं नागार्जुन जी। जैसे आप कोई बच्चा या कोई गलत काम कर देता है तो आप उसे व्यंग के तौर पर कहते हैं वाह। जैसे अभी किसी के घर में कोई भाई बहन या किसी के बच्चा कोई फेल हो जाए तो आप क्या कहेंगे कि वाह, हमने इसीलिए आप तैयारी करवाई या इसीलिए आपके ऊपर पैसा लगाया कि आप फेल हो जाइए, वाह वाह बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बढ़िया नाम रोशन किया। यानी निगेटिव वे में कही जा रही, लेकिन जो शब्द है उसे किस रूप में कहा जा रहा है, व्यंग के रूप में। तो वही यहाँ पे है कि धन्य, ये धन्य इस प्रकार से नहीं कि इसका पॉजिटिव अर्थ नहीं है, इसका नेगेटिव अर्थ है। व्यंग के रूप में कहा जा रहा है कि भाई आप धन्य हैं, धन्य वह शासन की बंदूक, यानी जो सत्ता के नियम रूल रेगुलेशन हैं, जो शासन की बंदूक है, वो सब क्या है, धन्य है। उसमें जिसे कुछ कहना चाहिए वह भी मूक बना हुआ है। आगे का दोहा है कि सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। तो अब क्या कहा जा रहा है, नागार्जुन जी कह रहे हैं कि सत्य स्वयं घायल हुआ। जिस सत्य पर लोगों को विश्वास रहता है कि सत्य हमेशा विजयी होगा, और सत्य क्या कहा जाता है कि सत्य परास्त नहीं हो सकता, यानी वो कभी ना कभी तो विजय पा ही लेता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सत्य भी घायल हो गया, सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, यानी जिसका सहारा लेकर गांधी जी ने अहिंसा का सहारा लेकर देश को स्वतंत्रता दिलाई, वह भी आज चूक गई है। वह भी जो शासन व्यवस्था चल रही है उसके सामने वह भी चूक गई है, सत्य भी पराजित हो गया है और अहिंसा भी चूक गई है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक, यानी जहाँ आवश्यकता है, जहाँ आवश्यकता नहीं है, सभी जगहों पर निरंकुशता छाई हुई है, सभी जगहों पर अत्याचार हो रहा, जहाँ तहाँ दगने लगी, यानी कहीं जहाँ ज़रूरत है वहीं नहीं कुछ को हो रहा, जहाँ ही मर्जी सत्ताधारियों की वहीं वो अपने तरफ से हुकूमत करने लग रहे, तानाशाही करने लग रहे हैं।
तो क्या हुआ, जो शासन की बंदूक है वो जहाँ तहाँ दगने लगी और सत्य स्वयं घायल हुआ। गई अहिंसा चूक, यानी सत्य और अहिंसा का यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि जहाँ हिंसात्मक व्यवहार हो रहा, जहाँ झूठ छल फरेब चल रहा है, जहाँ सत्ताधारी लोग अपनी मनमौजी से शासन व्यवस्था को चला रहे हैं, तो वहाँ क्या हुआ, सत्य तो पराजित हो गया और अहिंसा भी चूक गई और जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक। इसके बाद है लास्ट पंक्ति जो है कि जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोयल है, अक्सर आप सुनते होंगे कि वो बसंत ऋतु में बोलती है, बसंत ऋतु में गाती है, कोयल कूकती है, तो बसंत ऋतु में कूकती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जली ठूंठ पर, यानी जब उसका समय नहीं है बोलने का, तब भी वो क्या कर रही, बैठकर कूक दे रही। एक बार कूक का मतलब आवाज़ दे रही, यानी यहाँ कहने का अर्थ ये हुआ नागार्जुन जी का, वो ये कह रहे हैं कि जब पूरी व्यवस्था, पूरी सत्ता जब सत्ताधारी लोगों के हाथ में है और जनता यहाँ पर निरीह बनी हुई है, निर्बल हो गई है, आश्रयहीन हो गई, उसके पास कोई आश्रय नहीं है, तब भी उसमें से कोई एक हिम्मत करके कूक दे रहा, आवाज़ दे रहा, यानी लोगों को जगाने का काम कर रहा, जो जनता है उसे एकजुट करने का काम कर रहा। और क्या कहा जा रहा है कि बाल न बांका कर सकी, यानी अब जब जनता एकजुट हो रही है, जब जनता आगे बढ़ रही है, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और बाल भी बांका ना कर सकी शासन की बंदूक, यानी अब उसका कुछ नहीं कर सकती शासन की बंदूक। जब भी आप देखते होंगे अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तब उसमें से कोई न कोई एक नेतृत्वकर्ता आगे बढ़ता है और चाहे उसे अपनी जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े, लेकिन वो लोगों को जगाता है, लोगों को। अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे बीएड वाले बच्चे, डीएलएड वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे खान सर क्या कर रहे हैं, तो ये लोग जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जब ये अनशन करते हैं, जब ये भूख हड़ताल करते हैं, तब ये क्या करते हैं, लोगों को जगाने का काम करते हैं, नेतृत्व करते हैं कि भाई आगे लोग आइए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, लड़िए। आप अगर आप हैं तो सत्ता है। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाल न बांका कर सकी, जब एकजुट हो जा रहे हैं लोग, जब कोई एक नेतृत्व करता हिम्मत करके जली ठूंठ पर, यानी जहाँ कोई कुछ भी नहीं है जगाने के लिए, कोई आश्रय नहीं है, लोगों के अंदर कुछ भी नहीं है, तब भी वहाँ पर अगर कोई जगाने का कार्य कर रहा है तो कितनी हिम्मत वाली बात है। और जब लोग जागरूक हो रहे हैं तब उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती शासन की बंदूक। तो ये रही इनकी कविता, नागार्जुन की कविता, जो कि दोहे छंद में है और दोहा छंद में 5 दोहे के अंदर ये पूरी कविता है, जो कि बहुत कुछ कहती है। अगर इस कविता को आप पढ़ेंगे तो अपने अपने समझ के हिसाब से आपको बहुत कुछ इसका अर्थ समझ में आएगा। और ये कविता बहुत ही अच्छी कविता है, जो कि समझ लीजिए कि देश के ऊपर लिखी गई है, लोगों को जागरूक करने के ऊपर लिखी गई है, उस समय के शासन को दिखा रही है और उस समय किसका शासन चल रहा था यह भी आप हमें बताइए। और नागार्जुन जी एक ऐसे कवि थे जो कि नाम लेकर कविता कर रहे थे उस समय, कि जिनके ऊपर इनको व्यंग करना था, जिनके ऊपर कविता करना था, उसका नाम लेकर कह रहे थे। तो ये बड़ी बात है। और आपको पता है कि जो साहित्यिक व्यक्ति होते हैं उनके हाथ में कलम की पावर होती है, वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कोई बंदूक नहीं होती, उनकी कलम ही उनकी बंदूक होती है, उनकी आवाज़ होती है, उनकी पेन ही। तो इस प्रकार से नागार्जुन जी ने उस समय की परिस्थिति को देखते हुए बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, जो कि आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और इनकी कविताओं के विषय में तो आपने देख लिया, इसके बाद भी हम आगे इनकी कविता जो भी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है उसे हम आगे पढ़ेंगे। इनकी कविताओं को एक कथन याद आ गया कि इनकी कविताओं को बच्चन सिंह जी ने नुक्कड़ की कविता कहा है। इनकी जो कविता है उसको संज्ञा दी है नुक्कड़ की कविता। तो ये भी आप याद रखिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझने में कैसा लगा, ये भी आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए।